नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कोई कई दिन ऐसा होता है जिस दिन ढेर सारी खबरें आती हैं सामने। तो अभय द्विवेदी से मैंने बात करी, जाने माने पत्रकार, एबीपी चैनल पे आप उनको रोज देखते हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। तो आज बहुत सारे विषयों को जोड़ के हमने बातचीत करी। सबसे मजेदार तो मुझे नितिन गडकरी का बयान लगा। गडकरी जी और मोदी जी में कितना प्यार भरे संबंध है, इलू उलू है, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। गडकरी जी का बयान सामने आया कि जो जाति की करेगा बात उसको मारूंगा कसकर लात। और फिर सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल होने लगी। किसके लिए कह रहे हैं गडकरी जी? मोदी जी तो कहते रहते हैं पूरे चुनाव में, मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं पिछड़ी जाति का हूं। और गडकरी जी कह रहे हैं जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कसकर लात। तो सोशल मीडिया में इन दोनों के सास बहू के टाइप के रिश्तों को लेकर बहुत बढ़िया सी बहस चलती रही। तो मैंने अभय जी से पूछा इस लाइन का मतलब क्या है। दूसरा, मुझे समझ में नहीं आया कि संविधान के नाम से बीजेपी इतनी तिलमिला क्यों हो गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रह गई, 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इमरजेंसी जब लगाई गई थी 25 जून को, तो उसके बाद का वो दिवस, आपातकाल वाला दिवस, उनको एक दिवस के रूप में मनाना याद नहीं आया। लेकिन इस बार संविधान का नाम लेकर कांग्रेस ने और विपक्ष ने बैंड बजा दी, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं आने दिया। तो संविधान नाम से ही बीजेपी के नेताओं की मिर्ची लगने लगी है, प्रधानमंत्री जी गुस्से में आ जाते हैं। तो नाम भी क्या निकाला कि भाई 25 जून को संविधान हत्या दिवस लगेगा, ये मनाया जाएगा, बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब मैंने माथा पीट लिया, भाई इसका नाम दूसरे भी हो सकते थे, संविधान बचाओ दिवस हो सकता था, संविधान रक्षा दिवस हो सकता था, लेकिन संविधान हत्या दिवस, आप खुद सोचिए 2 मिनट को। आप अगर भक्त की श्रेणी में भी हैं प्रधानमंत्री के, तब भी सोचिए कि ये शब्द अच्छा लगता है आपको, संविधान हत्या दिवस। या ये हो सकता था संविधान बचाओ दिवस। और ये संविधान को लेकर ये इस तरह की बात लोगों के मन में बिठाना चाहते थे। भाई कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई है, तो एक बात ध्यान में कर लीजिए, जब इमरजेंसी लगी थी उस समय में जो जवान होंगे लोग, उसमें से अधिकांश लोग मर गए होंगे या बहुत बूढ़े होंगे। लेकिन ये देश की जो नई पीढ़ी है, जो अब नया वोट बैंक तैयार हुआ, इसको इमरजेंसी की याद नहीं है, लेकिन ये देश में देख रही है, ये रोज इमरजेंसी दे लगते हुए देख रही है। वो देख रही है चुनाव आयोग किस तरह इस इमरजेंसी काल में नपुंसक हो गया। उनके तीनों निर्वाचन आयुक्त ऐसे हो गए जैसे गांधी जी के 3 बंदर हैं। संवैधानिक संस्थाओं की ऐसी की तैसी करके रख दी है बीजेपी सरकार ने। जो स्वतंत्र आवाजें हैं, जो पत्रकार हैं, जो लेखक हैं, जो कवि हैं, जरा सा बोलेंगे तब तक ईओडब्ल्यू, ईडी, इनकम टैक्स उनके दरवाजे पे नोटिस लेकर आ जाते हैं कि पहले इसका जवाब दो, बोला क्यों। तो मैंने अवैध द्विवेदी से विस्तार में पूछा कि ये जो दांव चला, और कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने तत्काल एक लिस्ट जारी कर दी, अखिलेश यादव ने तो लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी कि इस दिन ये दिवस, इस दिन ये दिवस, मणिपुर से लेकर हाथरस की बेटी तक उन्होंने पूछ लिया कि इस दिन कौन सा दिवस मनाए। और कांग्रेस ने कह दिया हम तो 8 नवंबर को जब नोटबंदी लगाई गई थी, तो हम तो उस दिन ये करेंगे कि हम भाई उस दिन बेरोजगारों की बात करेंगे और आजीविका दिवस मनाएंगे कि भाई नौजवानों के सारे रोजगार इस नोटबंदी ने खत्म कर लिए। मतलब ये एक इमरजेंसी के संविधान दिवस की बात कह के मुझे लगता है कि बीजेपी ने कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मारी, अपना पैर ही पूरा कुल्हाड़ी पे ले जाके मार दिया। तो अवैध जी ने बहुत बढ़िया विश्लेषण करेंगे इसका, हम उनसे बात करेंगे और तमाम मुद्दे हैं हम चलेंगे और पूछेंगे कि अंबानी की शादी में खेल क्या हो रहा है। क्या खेल है कि अंबानी इस बार गांधी परिवार तक पहुंच गए? क्या मोदी जी से भरोसा डगमगा गया? बहुत बढ़िया बातचीत है, पूरी बातचीत सुनिएगा, पहले चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मुझे लगता है कि संविधान शब्द अब भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मिर्ची लगाने लगा है। सारे सपने टूट गए 2024 में केवल संविधान नाम से। कांग्रेस ने और पूरे विपक्ष ने जो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में कहा कि 400 पार का नारा सिर्फ इसलिए है कि संविधान बदलना है, उससे साहब की बैंड बज गई, पूरा बहुमत नहीं आया। तो अब वो बहुत दुखी हैं साहब, करें क्या। तो अब 25 जून को आपातकाल जिस दिन लगा था, इमरजेंसी जिसे लगी थी, उस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया। और बदले में कांग्रेस ने, अखिलेश यादव ने एक लंबी सूची जारी कर दी कि मणिपुर में जब महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था तो वो महिला दिवस, जब श्रमिकों का, मतलब लंबी सूची है, हर एक उत्पीड़न की, हाथरस की बेटी हो और बाकी जितने उत्पीड़न हो, सबके दिवस उन्होंने घोषित कर दिए कि साहब इतने उत्पीड़न के दिवस होना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठा कि हत्या क्यों? इसका नाम संविधान बचाओ दिवस भी होना चाहिए था, लेकिन हर चीज में हत्या, गुस्सा, ये शब्द क्यों आता है? संविधान हत्या दिवस की जगह संविधान बचाओ दिवस होता तो ज्यादा अच्छा होता। हत्या शब्द अच्छा नहीं लगता, पहली बात।
दूसरी बात क्या, ये जो दांव चला, ये जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कहा संविधान की बात हाथ में लेके संविधान शपथ की गई, बीजेपी के ऐसे तिरमिला गई। और ये जो अब इन्होंने दांव चलाया कि साहब हम एक दिवस को ही इमरजेंसी की याद दिलाने के लिए घोषित कर दें। जो पीढ़ी, जो लोग इमरजेंसी में रहे होंगे वो या तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी होगी। लेकिन अब जो नई पीढ़ी है उसको तो देख रही है देश में रोज आपातकाल है, संवैधानिक संस्थाएं पंगु हो गई हैं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बात करने वाले लोग, आवाज उठाने वाले लोगों के घर पे कभी ईओडब्ल्यू, कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स आ रहा है। तो देश में तो रोज आपातकाल लग रहा है। ये दांव कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा भाजपा पे? क्या लगता है पूरे घटनाक्रम पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपने जो टिप्पणी की है मैं उसकी भावना से भी सहमत हूं और जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है मैं उनसे भी सहमत हूं। इसलिए उस पर कुछ और ना कहते हुए मेरे ख्याल से आपने बहुत स्पष्ट रूप से जो मेरे मन की बात थी वो अपने दर्शकों तक और श्रोताओं तक पहुंचा दी है। मैं इस पे एक कुछ और बात कहूंगा जो इसमें जुड़ जाएगी आपकी बात में, और वो ये है कि जब विपक्ष ने चुनाव में संविधान का मुद्दा उठाया तो वो मुद्दा क्या कहाँ केंद्रित था? वो मुद्दा ये केंद्रित था कि 400 सीटें प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है, यानी संविधान बदलना चाहती है। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो उन्होंने संविधान बदला नहीं था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उन्होंने संविधान के कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग किया था और दुरुपयोग करके देश में आपात स्थिति जैसी कोई परिस्थिति नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने आपात स्थिति लगाई थी। इंदिरा गांधी ने जो किया था वो ये है ठोस रूप से, और मैं भी उसमें जेल गया था। मेरी उम्र बहुत कम थी, दाढ़ी मूछ भी ठीक से नहीं निकली थी, मेरे पिताजी भी जेल गए थे। और इटावा जेल में एक बहुत लंबी एक बैरक है, उस बैरक में तमाम हम राजनीतिक कैदियों को बंद कर दिया गया था। मैंने जेल से ही इमरजेंसी में जेल काटते हुए ही बीए पार्ट 1 का इम्तिहान भी दिया जेल में ही एक मास्टर साहब आते थे पर्चा लेके और कॉपी लेके, वहीं हम उसका इम्तिहान देते थे। तो मैं ये बता रहा हूं कि इंदिरा गांधी ने दरअसल संविधान के साथ किया क्या था। इमरजेंसी का जो प्रकरण है वो किसी बड़े संविधान संशोधन या संविधान की जो बुनियादी स्पिरिट है उसके साथ छेड़छाड़ का मामला नहीं है। पहली बात तो ये है। तो ये पहली बात ही है कि इमरजेंसी के प्रकरण को ये सरकार गलत तरीके से सामने रख रही है। अब आप आइए आज के जमाने में, हमारे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, वो एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये क्या चीज है। संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो कि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका है, चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार की शक्तियों को किसी भी तरीके से सीमित करता हो। तो जब उपराष्ट्रपति लंबे अरसे से लगातार ये मुहिम चला रहा था और उनके साथ साथ सरकार के कई प्रशंसक, अपने आप को कानून का जानकार और संविधानविद कहने वाले लोग भी उनकी आवाज में आवाज मिला रहे थे कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से, संविधान के जो बुनियादी आधार हैं, उन बुनियादी आधारों को बदल दिया जाना चाहिए। ये मैं तब की बात नहीं कर रहा हूं जब उन्होंने 400 पार का नारा दिया था। मैं 400 पार के नारे के 6 महीने साल भर पहले की बात कर रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी संविधान वो बदलना चाहती है, संविधान के बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। इसकी मुहिम भारतीय जनता पार्टी लगभग चुनाव के साल भर पहले चला रही थी, वो उसका पूरा आधार बना रही थी। और ये सब बात सब लोग सुन रहे थे, सब लोग समझ रहे थे, वो लोग भी समझ रहे थे जिन्हें संविधान की वजह से कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं और वो सदियों से अपनी जो दमित और उत्पीड़ित और शोषित और वंचित स्थिति है, उस वंचित स्थिति से संविधान की मदद से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो मतदाताओं ने, खासतौर से अनुसूचित जाति के मतदाताओं ने और ओबीसी मतदाताओं ने विपक्ष के इस दावे को तत्परता से स्वीकार कर लिया, उसकी वजह यह है कि लगभग 1 साल पहले से उपराष्ट्रपति के जरिए और ऐसे ही दूसरे अपने प्रवक्ताओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये मुहिम चलवा रही थी कि संविधान के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया जाना चाहिए। अब संविधान में बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं, बहुत संशोधन हो चुके हैं, उनकी संख्या बहुत है, सब लोग जानते हैं। आप गूगल में टाइप कीजिए, आपको उनकी संख्या मिल जाएगी, इसलिए उनका जिक्र करना ही। संविधान में संशोधन करने का मतलब संविधान के बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ करना नहीं है।
तो बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ करना है। यही बात जब 400 पार का नारा दिया गया तो बहुत सारे लोग, लल्लू सिंह और अनंत हेगड़े वगैरह, ये सब लोग भी इस तरह की बात करने लगे कि संविधान का, हमें तो संविधान बदलना है, इसलिए नरेंद्र भाई को 400 सीटें चाहिए। तो बिल्कुल लोगों को पक्का यकीन हो गया कि 1 साल पहले से जो मुहिम चल रही थी, वो मुहिम 400 सीटें पार करके उसी मुहिम को लक्ष्य बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो संविधान को बदलेंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कोटे से भी स्पष्ट हो गया कि ये लोग आरक्षण की नीति से छेड़छाड़ करना चाहते हैं। तो आरक्षण का प्रश्न और संविधान बदलने का प्रश्न, ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब भारतीय जनता पार्टी को हो गया इससे बहुत बड़ा चुनावी नुकसान। उस चुनावी नुकसान का बदला कैसे लिया जाए, कांग्रेस की कैसे बात काटी जाए। तो अंग्रेजी में एक चीज होती है आफ्टर थॉट, हिंदी में उसको अनुवाद की भाषा में कहते हैं पश्चात विचार। यानी आपको पहले समझ में नहीं आया, बाद में सोच के कोई चीज निकालते हैं। जब नुकसान हो चुका है तो अब नुकसान की काट खोजी जा रही है, क्योंकि संसद के पहले सत्र में भी विपक्ष वही बात लेके सामने आया, उन्होंने अपने भाषणों में बात कही, उस संविधान की किताब लेके संसद में पहुंचे। तो इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत विचलित हो गई। और 25 जून को जब इमरजेंसी लगी थी, उस वक्त उसके दिमाग में नहीं आया कि ये हम लोगों के सरकार में घोषणा भी नहीं की उन्होंने। अब जाकर इनके किसी रणनीतिकार के या मोदी जी के या शाह साहब के दिमाग में आया होगा कि ऐसा किया जाना चाहिए। तो जल्दबाजी में संविधान हत्या दिवस कर दिया, बचाओ दिवस की जगह। और भोंडे किस्म का नाम जो है ना, बचाव करने की बजाय, मतलब संविधान रक्षा दिवस कह सकते थे, संविधान बचाओ दिवस कह सकते थे, संविधान हत्या दिवस नाम दे दिया इन्होंने। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि आजकल ये कितने बेचैन हैं, कितने व्याकुल हैं और कितने चिड़े हुए हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इरिटेटेड, कितने चिड़े हुए हैं। ये हालत है। इनके प्रवक्ताओं को देखिए, आज ही एबीपी चैनल पर जो अरविंद केजरीवाल की जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है, उसके ऊपर बहस हो रही थी। तो आरपी सिंह साहब, जो इंडियन एक्सप्रेस के जमाने से मेरी जान पहचान है उनको, जो इंडियन एक्सप्रेस में वो काम करते थे उनके प्रबंधन में, और मैं जनसत्ता के संपादकीय विभाग में काम करता था, उस वक्त से मेरी उनकी जान पहचान है। वो आजकल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बने हुए हैं। तो वो कितने ज्यादा चिढ़ रहे थे, कितने नाराज हो रहे थे, चीख रहे थे, खिसिया रहे थे। तो वो बहुत देखने लायक बात थी। तो ये सब जो उन्होंने किया है ना कि संविधान हत्या दिवस, केवल इसका बाहर मजाक उड़ेगा और कुछ नहीं उड़ेगा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी वाले टीवी पे इस चीज को कई बार दोहराएंगे। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ दिनों बाद ही इसको बहुत जल्दी भूल जाएंगे। हाँ, लेकिन वो उनकी समझ में आ जाएगा कि इससे दरअसल कुछ हो नहीं रहा है और होगा भी नहीं। तो देखिए, जो आज की पीढ़ी है, यहाँ तक कि इसके पहले वाली पीढ़ी है, मैं तो मानता हूं उसके भी पहले वाली पीढ़ी जो है, उसको इमरजेंसी लगी थी इस देश में, इस चीज से कोई मतलब नहीं रह गया है। ये केवल एकेडमिक डिस्कशन के बात तो ठीक है, किताबी किस्म का एक चर्चा हो जाए, और जो चर्चा होनी ही चाहिए, मेरा मानना है। दोबारा देश में घोषित रूप से इमरजेंसी लगे, ये जितना बचा जाए उतना अच्छा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो मेरा कहना है कि इसका कोई भी सार्वजनिक जीवन पर असर पड़ने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इमरजेंसी की छवि लोगों में संविधान की हत्या करने या संविधान को नष्ट करने वाले प्रकरण की छवि नहीं है। संविधान में जो आपात स्थिति लगाने का जो प्रावधान था, उस प्रावधान का दुरुपयोग करके लोगों के जो नागरिक अधिकार छीने गए थे, कायदे से अगर देखा जाए तो इमरजेंसी संविधान के मुताबिक लगाई गई थी। ये प्रावधान संविधान में मौजूद है, उस प्रावधान के तहत ही इमरजेंसी की उद्घोषणा की गई थी। हम केवल आरोप ये लगाते हैं इंदिरा गांधी के ऊपर और उनकी सलाहकार मंडली के ऊपर कि उन्होंने इन प्रावधानों का दुरुपयोग किया देश में, क्योंकि इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत रूप से सत्ता खतरे में थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जगमोहन लाल सिन्हा के बयान के कारण जब उनकी रायबरेली से सांसदी खारिज हो गई, चुनाव उनका पलट गया, तब फिर विपक्ष ने हमला बोला। विपक्ष ने कहा कि एक ऐसे प्रधानमंत्री को जो चुनाव में भ्रष्टाचार करने का आरोप अदालत में पारित हो गया है, उसके आदेशों को सेनाओं को और पुलिस को और फौज को नहीं मानना चाहिए। ये जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्ष ने ये मांग उठाई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। हाँ, उसका जनसंघ भी शामिल था। आप याद कीजिए, ये जो मांग की गई थी, ऐसी बात नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन कहा कि नहीं भाई ये मांग मत कीजिए, आप ये ठीक नहीं है मांग। ये लोग भी उस मांग से सहमत थे। तब इंदिरा गांधी ने उसका जवाब आपातकाल लगा के दिया था। ये है संक्षेप में असली कहानी। बिल्कुल अच्छा।
पार्टी विपक्ष की बात काटने के लिए जो एक ड्रामा कर रही है, ये उस ड्रामे में उस पूरी बात को छिपाया जा रहा है। अबे जी, वाजपेयी जी की सरकार रह गई, 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब तक याद नहीं आया कि संविधान की हत्या हुई है। इस बार संविधान के नाम पर चुनाव हार गए तो संविधान हत्या दिवस मानने लगा। ये इसीलिए मैं कहता हूं ये पश्चात, ये आफ्टर थॉट है। जब 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 कहते नहीं है कि जब सांप निकल गया तब लाठी पीटी जा रही है, इसको आफ्टर थॉट कहते हैं। लेकिन ये उल्टा दांव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के नेताओं का बयान आया कि 8 नवंबर को आजीविका दिवस मनाएंगे, नोटबंदी उस दिन लगाई गई थी। तो ये जो देखिए ये उसी तरीके उल्टा पड़ेगा। इन्होंने बालक बुद्धि कहा, कांग्रेसियों ने कहना शुरू कर दिया कि ये बंदा तो बैल बुद्धि है। अच्छा, अगर कोई बालक बुद्धि है तो बालक बुद्धि तो आप मान के चलिए कि फिर भी कोई ज्यादा आपत्तिजनक बात नहीं लगती मुझे। बालक बुद्धि का मतलब है कि मनुष्य के बारे में चर्चा हो रही है, मनुष्य के बच्चे के बारे में चर्चा हो रही है, और अभी इसकी बुद्धि बालक समान है, आगे जाके इसके विकास की संभावना है। बालक बुद्धि का मतलब ये है। लेकिन बैल बुद्धि का मतलब क्या है कि मनुष्य है ही नहीं, पशु है, और इसके बुद्धि के विकास की कोई संभावना नहीं है। तो देखिए, विपक्ष के पास हर चीज की काट है। ये संविधान, तथाकथित संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, वो आजीविका दिवस मनाएंगे, वो रोजगार दिवस मनाएंगे, वो फिर इस तरीके से पूरा काम करेंगे। हाँ, अखिलेश यादव ने तो बहुत लंबी चौड़ी सूची जारी भी कर दी, ये दिवस, ये दिवस, ये दिवस। लेकिन प्रेशर में गवर्नमेंट इसलिए भी नजर आ रही है कि आप कल ही जिक्र कर रहे थे कि हरियाणा चुनाव में अग्निवीर योजना जो है वो बहुत भारी पड़ेगी जी। सरकार ने जो सैनिक अर्धसैनिक बल हैं उनमें अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। ये भी अग्निवीर को लेकर सरकार प्रेशर में आई। 1 महीने के अंदर फैसले कुछ संशोधित करने पड़ रहे हैं, अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। क्या फंसी हुई सरकार नजर आ रही है? देखिए, सरकार तो फंसी हुई नहीं, इसमें बिल्कुल आकंठ डूबी हुई है सरकार। यहां तक पानी आया हुआ है सर संकट का। ये जो 10% आरक्षण वगैरह की बात कही है, इससे कुछ बनने वाला नहीं है। अग्निवीर योजना के अंदर ये कोई संशोधन नहीं है। ये अग्निवीर योजना में संशोधन नहीं है। यही है कि भाई अग्निवीर में आप दाखिल होइए, अग्निवीर बनिए, उसके बाद 4 साल बाद रिटायर होके आपको जो अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण मिलेगा अग्निवीर को। यही तो है ना। लेकिन इससे वो जो मांग है, जो अग्निवीर की आलोचना है, अग्निवीर से जो नाराजगी है, वो नाराजगी इससे संबोधित नहीं होती। ये उस बात का जवाब नहीं है। सरकार को अभी तो अग्निवीर के सवाल पे काफी कुछ सोचना है, और अभी एक आध चुनाव, हरियाणा का चुनाव और हारेंगे तब ज्यादा उनकी समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। ये प्रेशर के बीच में नेताओं के भी अजब गजब बयान सामने आ रहे हैं। मंडी से जीती हैं कंगना रनौत जी, उन्होंने कह दिया है कि जो मुझसे मिलने आएगा उसको अपना आधार कार्ड लेके आना होगा और लिख कर देना होगा कि उसके आने का मकसद क्या है। ये सब चीजें कौन सी दिशा में बीजेपी को कर रही है? अच्छा, तो एक बात बताइए अभय जी, संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है। ये माना जाता है भैया कानून बनेंगे, हमारे आपके जीवन का भविष्य तय होगा। वहां पे ऐसी सांसद चुन के आ गई जिनको ये लगता है कि देश का पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, और उसके बाद में वो कह रही है कि क्षेत्र का कोई आदमी आएगा तो अपना आधार कार्ड लेकर आएगा। ये सब पार्टी की छवि पर असर पड़ता है। देखिए, मैं तो बिल्कुल कंगना रनावत की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। इसलिए नहीं कि वो सांसद है, इसलिए नहीं कि उन्होंने ये बयान दिया था कि सुभाष चंद्र बोस वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इसलिए नहीं कि वो कह रही है कि जो मुझसे मिलने आएगा उसे आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा और अपना मकसद बताना पड़ेगा, इसलिए नहीं। मैं उनकी इसलिए इज्जत करता हूं कि वो एक बहुत बेहतरीन अभिनेत्री है। उन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, और उनकी फिल्में जिसे कहते हैं ना स्त्री उन्मुख हैं, स्त्री प्रधान फिल्मों में काम किया है। क्वीन फिल्म है, महारानी मणिकर्णिका है, जो फिल्में उनकी बहुत अच्छी फिल्में हैं, वो बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, सुंदर हैं, वो सब बातें हैं। और उन्होंने बिना किसी की मदद के अकेले दम पर फिल्मों में अपना नाम किया है, जो किसी लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं उनकी इज्जत करता हूं। अब ये गलत क्षेत्र में आ गई हैं, ये उनका क्षेत्र है नहीं। अगर वो अपनी सारी प्रतिभा फिल्म और फिल्म निर्माण और अभिनय में ही लगाती तो उनका नाम भारत में जो महान अभिनेत्रियां हुई हैं, नूतन, मीना कुमारी, नरगिस, इन सबके, जयंती माला, इन सबकी श्रेणी में उनका नाम लिखा जाता। लेकिन अब वो अपने समय का और अपनी ऊर्जा का, अपनी प्रतिभा का संसद में दुरुपयोग कर रही हैं। जल्दी ही मेरे ख्याल से उनकी समझ में आ जाएगा कि ये उनके काम की चीज नहीं है। और आप देखिए, ये बहुत से लोगों ने बीच में छोड़ के चले भी गए। बहुत से लोग, अमिताभ बच्चन तक ने भी सांसद बनने के बाद बीच में इस्तीफा दे दिया था।
हाँ सही बात, बहुत सारे लोग चले गए थे। तो मुझे लगता है कंगना जी भी बीच ही में सांसद छोड़ के चली आई, क्योंकि जिस वक्त महुआ मोइत्रा भाषण दे रही थी अपना, तो उस वक्त कंगना का चेहरा भी आया था हम लोगों के सामने, तो उनको उनकी आंखें बिल्कुल ऐसा लग रहा था उन्होंने ये इस तरह का नजारा पहली बार देखा हो। देखा था। एक अन्य जो स्त्री महिला सांसद है, वो इतनी कुशलता से, इतना बेहतरीन तरीके से, इतना प्रभावपूर्ण तरीके से, इतना प्रभावशाली तरीके से वो भाषण दे रही थी। उस वक्त कंगना रनावत को लग रहा होगा कि भाई इस तरह से तो मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ भी। बिल्कुल ठीक बात है। जब फिल्मी एक्टर हीरो हीरोइन की बात सामने आ रही है, तो टीवी पे आजकल अंबानी परिवार की शादी की भी चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पे बयान चल रहा है, बहुत मजेदार बयान, की विजय माल्या बहुत अच्छे इंसान थे, कम से कम बेटे की शादी के लिए बियर के रेट नहीं बढ़ाए थे, इन्होंने तो शादी के रेट बढ़ा दिए हैं। लेकिन गांधी परिवार की शायद सूचना आ रही है कि गांधी परिवार अंबानी के विवाह समारोह में नहीं जाएगा। मुकेश अंबानी सोनिया गांधी को निमंत्रण देने नहीं आए थे, अखिलेश यादव वहां पे पहुंचेंगे शायद, ऐसी सूचनाएं हैं। एक परिवार की जा रहे हैं, लालू यादव का परिवार भी जा रहा है, और भी नेता वहां जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन के कई, ममता बनर्जी ने भी कहा है कि मैं तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने बहुत आग्रह किया है, बहुत इसरार किया, तो मैं जाऊंगी। तो ये भी है। यहाँ मसला ये नहीं है कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि आखिरकार जब ईशा अंबानी की शादी हुई थी, तब भी बहुत बड़े बड़े समारोह हुए थे। जब अंबानी जी के इससे पहले वाले बेटे की शादी हुई थी, तब भी बहुत बड़े बड़े समारोह हुए थे। तब वो विपक्ष को निमंत्रण देने नहीं गए थे, ये कम से कम मुझे याद नहीं है। आपको याद हो संजय जी, आप ज्यादा खबरों के नहीं, बताइए। मुझे याद नहीं है कि किसी विपक्षी नेता को निमंत्रण देने गए। तब असल में हिंदुस्तान के कारपोरेट सरबराहों को और कारपोरेट घरानों को यकीन था कि नरेंद्र मोदी ही उनके लिए काफी है, नरेंद्र मोदी ही उनकी नैया पार लगाएंगे, नरेंद्र मोदी की वजह से वो लगातार उनका मुनाफा बढ़ता रहेगा। लेकिन 2024 के चुनाव परिणामों ने नहीं, जो 2024 के चुनाव की मुहिम थी, इसमें नरेंद्र मोदी ने वो अपना अत्यंत विवादास्पद भाषण भी दिया था कि अडानी अंबानी टेम्पो में भर के विपक्ष को पैसा दे रहे हैं, इसमें उन्होंने ये कहा था। उसके बाद से मेरा मानना यह है कि जो कारपोरेट फोर्सेस हैं, कारपोरेट घराने हैं, उनको लगने लगा है कि वो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखें, वो विपक्ष के साथ भी अपने संबंध अच्छे बना के चलेंगे। इसीलिए ये सब जो इसको आप एक राजनीतिक रूपक की तरह देखिए, एक पॉलिटिकल मेटाफर की तरह देखिए कि वो सारे विपक्षी दलों को बुलाया गया है, विपक्षी दलों के नेता भी वहां जा रहे हैं, जिसका मन हो रहा है जा रहा है, इसका मन नहीं हो रहा नहीं जा रहा है। लेकिन उन्होंने बुलाया, जबकि पहले जो इस तरह के कार्यक्रम उनके वहां हुए थे, उस तरह से निमंत्रण पत्र नहीं बांटे गए थे। ये एक पॉलिटिकल एक्ट है और ये पूरे कारपोरेट पूंजी की नुमाइंदगी करता है। उसका बदलता हुआ स्वभाव है। यानी वो देखिए, हिंदुस्तान में सरकार किसी की भी हो, कारपोरेट घराना है तो यही रहेंगे, है कि नहीं? इन्हीं के ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित भी करेंगे, हमारे समाज को भी प्रभावित करेंगे। हम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये लोग, तो उनको भी प्रभावित करेंगे। और राजनीतिक दलों को भी चंदा देते हैं बड़े पैमाने पर, उनको भी प्रभावित करेंगे। इसलिए पहले उन्हें यकीन था कि नरेंद्र मोदी ही सब तरफ है, हर तरफ, और कोई है ही नहीं नरेंद्र मोदी के अलावा। लेकिन अब उनको लगने लगा है कि ये बात चलने वाली नहीं है। 10 साल गुजर चुके हैं और अब नरेंद्र मोदी को कभी भी बदला जा सकता है। नरेंद्र मोदी कभी भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि वो प्रधानमंत्री ना बने और देश में कोई विपक्षी नेता प्रधानमंत्री बने। इसीलिए वो विपक्ष के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहते हैं। अच्छा, मोदी जी को कैसा लगा होगा जब मुकेश अंबानी सोनिया गांधी के पास गए होंगे? वो तस्वीर मोदी जी को कैसे लगी? ये संकेत तो जब मेरा मानना है कि जब मोदी जी ने वो अपना भाषण दिया था, तभी मोदी जी को ये सूचना मिल गई होगी कि जो कारपोरेट घराने हैं वो मानने लगे हैं कि विपक्ष के गैर भाजपा नेताओं के साथ भी संबंधों को दुरुस्त किया जाना चाहिए और विपक्ष के टच में है, विपक्ष के संपर्क में है कारपोरेट पूंजी। जैसे ही उन्हें यह खबर मिली होगी, तब गुस्से के मारे खिसिया कर, नाराज होकर उन्होंने वो वक्तव्य दिया। उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी 4 PM पर, आपको याद होगा। हाँ, आपने कहा था मुझसे कि उन्हें पता देखिए, तभी इनको लग गया होगा कि अब वो बात नहीं रही। अब तो ये लोग जो हैं, ये लोग केवल मेरे भरोसे नहीं है। यानी अंबानी को समझ में आ गया कि मोदी के नाम से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस को भी मैनेज, विपक्ष को भी मैनेज रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे ज्यादा नजदीक मोदी जी के कौन है? अडानी नजदीक है।
ध्यान कीजिए, जब गुजरात में मुसलमान विरोधी हिंसा हुई थी, तो जब एसोचैम ने प्रस्ताव पास करना चाहा गुजरात सरकार के खिलाफ, जो मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तो वहां खड़े होकर एक ही पूंजीपति ने उसका विरोध किया था, वो थे गौतम अदानी। गौतम अदानी ने कहा कि नहीं, ये प्रस्ताव नहीं आप पास कर सकते, मैं इसके खिलाफ हूं। तभी सब लोगों को पहली बार लगा था कि ये बंदा नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीक है। और उसके बाद जो हुआ आगे, जिस तरह दोनों की जुगलबंदी हुई, मोदी की और अदानी की, वो हम सब लोगों को पता है। लेकिन अगर मोदी जी के हाथ से सत्ता फिसलते हुए दिखी, तो गौतम अदानी, मोदी जी से निजी संबंध उनके बने रहेंगे, लेकिन गौतम अदानी को तो सरकार के साथ संबंध अच्छे रखना है, वो ठीक भी बात बदल है, जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इस बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय से एक खबर आई, मनुस्मृति पढ़ाने को कोई विवाद हुआ। तो आप तो विश्वविद्यालय से जुड़े रहे होंगे कि आजकल विश्वविद्यालय जो हैं वो अड्डे बनते आ रहे हैं, एक खास विचारधारा के प्रोफेसर और कुलपति तैनात किए जा रहे हैं। इस तरह मनुस्मृति पढ़ाने को विवाद क्या शिक्षा संस्थान में कैसा महसूस करते हैं आप, ये बातें उठना भी? देखिए, प्रोफेसर योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, और मैं निजी तौर पे उनको जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे उन्हें जानता हूँ। मेरा मानना यह है कि वो देश के बेहतर उपकुलपतियों में से एक है। ये उस पीढ़ी के कुलपति नहीं है जिसमें आरएसएस की सिफारिश लेके आते हैं और बनते हैं, मतलब उस किस्म के नहीं है। इससे पहले वो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डीटीयू के कुलपति थे, और इससे पहले एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा के भी कुलपति रह चुके हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया है कि ये मनुस्मृति को नहीं पढ़ाया जाएगा, और मैं बिल्कुल उनके उस निर्णय से सहमत हूँ। मनुस्मृति को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ये जो उग्र हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी शक्तियां हैं, ये उनका प्रस्ताव होगा कि भाई मनुस्मृति के कुछ अध्याय पढ़ाए जाए या मनुस्मृति पढ़ाई जाए, तो उन्होंने इसको ठुकरा दिया, इस निर्णय को। ये उन्होंने बहुत ही सही कदम उठाया, क्योंकि जो आधुनिक होता हुआ हिंदू समाज है और बदलता हुआ हिंदू समाज है, मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति, इनके सहारे नहीं इस समाज को समझा जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। राहुल गांधी आज एक और वजह से चर्चा में है। स्मृति ईरानी को लोग ट्रोल कर रहे थे जब उनका बंगला खाली हुआ। आज राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, जो एक्स है उससे कहा कि ये खराब बात है, स्मृति ईरानी जी या किसी भी नेता के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह किसी पे प्रति ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ताकत का नहीं, कमजोरी का परिचायक होता है। ये बड़ा दिल दिखाया आज राहुल गांधी ने। इस एक्ट के बाद स्मृति ईरानी को कुछ लज्जा आई होगी कि स्मृति ईरानी ने राहुल के लिए क्या-क्या खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। पता नहीं स्मृति जी आजकल क्या सोच रही होंगी, लेकिन वो सोच रही होंगी उनका राजनीति में पुनर्वास कैसे होगा। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी तो इस वक्त विपक्ष के नेता के तौर पर आचरण कर रहे हैं, और विपक्ष के नेता के तौर पर जिस प्रकार की उदारमना शख्सियत उन्हें पेश करनी चाहिए, इसके जरिए उन्होंने वो शख्सियत उन्होंने पेश की है, और ये बताया है कि वो सार्वजनिक जीवन में जो चर्चा का और टीका टिप्पणियों का जो स्तर है उसको भी कायम रखना चाहते हैं। तो इस लिहाज से मैं राहुल गांधी के इस कदम की प्रशंसा करता हूं। जहां तक स्मृति ईरानी का सवाल है, मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी के स्वभाव का मैंने आकलन किया है, नरेंद्र मोदी वो मौका देखकर स्मृति ईरानी का पुनर्वास करेंगे, राजनीतिक पुनर्वास करेंगे, और वो या तो किसी खाली सीट से उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा जहां जीतने की गारंटी हो, और अगर ऐसी सीट नहीं मिली तो उन्हें राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि स्मृति ईरानी बहुत लंबे अरसे तक राजनीतिक बियाबान में रहेंगी। अब स्मृति ईरानी भी प्रतीक्षा कर रही होंगी कब ऐसा मौका आएगा, इसमें कितना समय लग जाएगा, किस तरह से दोबारा उनका राजनीतिक पुनर्वास होगा, इसके बारे में काफी सोच रही होंगी। उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। वो कहाँ वो राजनीति के केंद्र में थी, आज वो राजनीति के केंद्र क्या, वो हाशिए में भी नहीं है, हाशिए से भी बाहर है, ये स्थिति है। तो उनको उनके हाल पर छोड़ा जाना चाहिए। अब उनके नरेंद्र मोदी के साथ में जो उनका रक्त जब्त है, उसके आधार पर उनका पुनर्वास फिर से होगा, और निश्चित रूप से होगा, मुझे पक्का यकीन है। एक आखिरी सवाल जो आज बहुत चर्चा में रहा वो ये था कि नितिन गडकरी ने कहा, जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कसकर लात, और उसके बाद सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा कि मोदी जी अब नहीं कह पाएंगे कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। गडकरी ने ये इशारा किसके लिए किया? तो ये बड़ा बयान चर्चा में है। क्यों कहा होगा गडकरी ने ये इस तरह का? अच्छा, बड़ा अच्छा बयान है, मैंने सुना नहीं था। जो करेगा जाति की बात मैं मारूंगा उसको लात।
हाँ। तो अब भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जाति की बात करती रही है और यहाँ तक बताया जाता रहा है कि भाई हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी हैं वगैरह, सब संख्या गिनाई जाती रही है। खुद प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी परिवार में पैदा हुए हैं, ये भाषणों पे, मंच पे कहते हैं। तो ये सब देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक संकट से गुजर रही है और ये संकट थोड़ा अजीब सा है। पार्टियां संकट में तब होती हैं जब उनसे सत्ता छिन जाती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता छिनी नहीं, बहुमत छिना, सत्ता नहीं छिनी। बहुमत छिना लेकिन सत्ता मिल गई। लेकिन उनकी चिड़ और परेशानी वैसी ही है सत्ता छिन जाने पे होती। सही बात है। तो इसमें जगह जगह भाजपा के लोग, उनके प्रवक्ता संयम खो रहे हैं। गुस्सा आ रहा है उनको, गुस्सा आ रहा है, चिढ़ हो रही है, संयम हो रहे हैं, क्योंकि रुतबा था, मतलब ना, रुतबा खत्म हो गया। और उसका खत्म हो गया। देखो ठीक है, हम निगाह बनाए रखेंगे। शुक्रिया अभय दुबे जी, इतनी अच्छी चर्चा के लिए धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे जी और ये विस्तार से बता रहे थे कि राजनीति का हाल चाल क्या है। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।